नमस्कार, मेरा नाम मनोज और आप देख रहे हैं जिला जोहार। हमारे साथ वो शख्स हैं जिसको कि आप कह सकते हैं टाइगर। ऐसे तो लोग इन्हें जयराम महतो के नाम से जानते हैं, लेकिन फिलहाल जो चर्चा में इनका चल रहा है नाम, उसे सन ऑफ झारखंड के लोग सभी इन्हें जान रहे हैं। आज इनका दौरा जो है गोड्डा का है। सबसे पहले स्वागत है जयराम जी आपका हमारे शहर गोड्डा में। आपका भी आभार, जोहार। आज का यात्रा जो है वो किस उद्देश्य को लेकर के किया जा रहा है, इसके बारे में सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, हम लोग पिछले साल भर से जन जागरूकता के लिए चल रहे हैं कि हमारे हक अधिकार को किस प्रकार हनन किया जा रहा है, उसमें हमारी क्या दोष है, हम में क्या कमियां हैं, शिक्षा के मामले में, शराब जो हमारे प्रचलन है, तरह तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं, दहेज को लेकर हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हमें अंदर से अंदर खाई जा रही है। माने एक दिमक लगने का काम हमारे बीच हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग एक जन जागरूकता के तहत आज पूरे साल भर से चले हैं। कहीं आंदोलन की बात हो रही है, कहीं खतियान की बात हो रही है, कहीं पहचान की बात हो रही है, कहीं विस्थापन की बात हो रही है। नहीं, जहाँ जैसा मुद्दा है उस अनुसार हम लोग बात कर रहे हैं, उस अनुसार जागरूकता कर रहे हैं, उस अनुसार लोगों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। मैंने कुल मिलाकर कहा जाए तो झारखंड की जो आज परिस्थिति है, यहाँ के लोगों के जो किस्मत में तय है कि भाई आपको अपने अधिकार के लिए आवाज़ को बुलंद करना होगा, तभी आप अपने अधिकार को पा सकते हैं। 60-40 पर खतियानी की बात पर हम लोग आएंगे। उससे पहले एक सवाल जो है मेरा पर्सनल वो सवाल है, इसके बारे में बातचीत करेंगे कि जयराम महतो को अक्सर जो है कि स्टेज छोड़कर स्कॉर्पियो पर चढ़कर भाषण देते हुए देखा जाता है, जो कि एक नया ट्रेंड आपके द्वारा बनाया जा रहा है। इसको लेकर क्या कुछ कहिएगा, कैसे ये जो है कि आया आपके अंदर? एक्चुअली ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था, लेकिन अचानक ये अभी फिलहाल तो एक ट्रेडमार्क बन चुका है। जयराम महतो दिखेंगे तो स्कॉर्पियो में दिखेंगे और बहुत सारे पॉलिटिकल पर्सन, एमएलए, मिनिस्टर लोग भी कॉपी करने लगे। हालांकि वो छत नहीं चढ़ पा रहे, गेट तक चढ़ रहे हैं। तो इसका एक्चुअली शुरुआत हुआ था, एक जगह हमको तबीयत बहुत ख़राब था और आई थिंक शायद 5 या 6 फरवरी था। और वहाँ क्या था कि हम काफ़ी बीमार थे और मैंने चक्कर टाइप का हमको दे रहा था। और उस समय क्या था कि जो डीजे बना था गाड़ी में, और जो भी वक्ता थे वो डीजे की गाड़ी के ऊपर जो डीजे था उसके ऊपर चढ़ के भाषण दे रहे थे। यानी काफ़ी ऊंचा था, इसे सर उठा के मैंने श्रोता सुन रहे थे। तो हम बोले कि उतना हाइट से हम भाषण नहीं दे पाएंगे। तभी बोला एक लड़का, बोला चलो हम स्कॉर्पियो लगा देते हैं। तो पहली बार उसी दिन स्कॉर्पियो का आगाज़ हुआ। उसके बाद वो एक ट्रेडमार्क बन गया। और मैंने उसके बाद क्या हो कि पब्लिक डिमांड भी वही रहा। और स्टेज में क्या था कि जब स्टार्टिंग था तो उस समय सभाओं में बहुत सारे लोग ऐसे आते थे जो पॉलिटिकल पार्टियों से संबंधित थे। और चूंकि हम लोग नए क्षेत्र में जाते थे, हमें जानकारी नहीं होती थी, इसीलिए बेहतर हुआ था कि स्टेज के ऊपर स्टेज छोड़कर अपने स्कॉर्पियो में कोई लफड़ा ही नहीं। आज यहाँ देखने को मिल सकता है हमारे जिले में? नहीं, आज ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि आज स्टेज काफ़ी विशाल बना हुआ है। दूसरी बात, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है और इसमें जो है स्टेज जहाँ मेरा स्कॉर्पियो जा सकता है, वहाँ कहीं ना कहीं हमारी माताएं जो बहनें हैं वो अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही। तो आज शायद संभव नहीं है। अब बाकी अगर फिर कभी ऐसे जनसभाएं होंगी तो देखने को मिल सकता है। जयराम महतो जो है कि ना तो जनप्रतिनिधि है, ना कोई सांसद है, ना कुछ विधायक है, फिर भी एक जन सैलाब जो है आपके पीछे उमड़ रहा है। इसके पीछे क्या कुछ कारण है? देखिए, सबसे पहली बात, बिल्कुल बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे आरोप लगाए, बहुत सारी तरह तरह बातों को कहा, लेकिन वास्तविकता यही कि अगर लोग आज हमारे साथ हैं, हमारे विचारों के साथ हैं, तो इसलिए है क्योंकि हम एक पढ़ा लिखा छात्र हैं। और जो भी बात हम कह रहे हैं एक फ्रेश करके, फिल्टर करके कह रहे हैं। कोई बात ऐसी नहीं कह रहे हैं कि जो हवाई है, कोई बात ऐसी नहीं कर रहे हैं कोई अर्थ नहीं। यानी तार्किक जो भी बातें हमने रखी है, भूत भविष्य वर्तमान को लेकर, झारखंड के इतिहास, भूगोल, कल्चर, संस्कृति, रोजगार को लेकर कहीं ना कहीं सार्थक बातें हमने कही है। और लोगों को देखिए, एक्चुअली जब से झारखंड बना है तब से यहाँ शोषण हो रहा है। हर कोई चाहता था कि कोई बोले, लेकिन वो कहते हैं कि बिल्ली की गर्दन में घंटी बांधेगा कौन। तो मैंने कहा जाए तो हम बिल्ली की गर्दन में घंटी बांधने कार्य कर रहे हैं, बाकी सब लोग यही चाहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार लोग हमारे साथ इसलिए हैं क्योंकि हर कोई चाहता था कि हम बोलें, लेकिन चाहे डर हो, पॉलिटिकल प्रेशर हो, या फिर अपने नौकरी का सवाल हो, अपने रोजगार का सवाल हो, या फिर कोई अन्य डर हो, तो वो बोल नहीं पाते थे, वो लड़ नहीं पाते थे। फाइनली हम लोग जब लड़ने के लिए निकले हैं तो उन्हीं के मुद्दे को लेकर निकले हैं, इसीलिए पीछे सब सपोर्ट है। कहा जा रहा है कि जयराम महतो जो कि बीजेपी के सांसदों को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। देखिए, ऐसा बात नहीं है। हम जिस क्षेत्र में जाते हैं और बीजेपी के सांसद अगर टारगेट हो रहे हैं, तो इसका रीज़न ये है कि मैक्सिमम जो सांसद आए हैं वो हमारे राज्य के नहीं है। तो एक बात बताइए, जब हमारा राज्य का निर्माण हुआ है, हमको अगर आगे बढ़ाना है, हमको भी आप आगे उत्थान की ओर ले जाना चाहते हैं, तो मेरे लोगों को लेके जाइए ना। बोरो प्लेयर की क्या जरूरत है? और भारतीय जनता पार्टी मैक्सिमम बोरो प्लेयर लेके रखी है। जितने भी उनके सांसद हैं, अभी शायद 12 सांसद हैं, मुझे लगता है 50% सांसद अन्य राज्यों के, यूपी के हैं, बिहार के हैं, राजस्थान के हैं, हरियाणा के हैं। तो इलेक्शन में भी 60-40 लागू होना चाहिए क्या? देखिए, इलेक्शन के लिए तो ऐसा नियम नहीं है, लेकिन ये एक रूल बनना चाहिए कि कम से कम जिसका वोटर सूची जिस विधानसभा के अंतर्गत रहे, जिस लोकसभा के अंतर्गत रहे, वहीं से लड़ना। तो इसमें क्या होगा कि लोकेलिटी के एक भाव होता है, भावनात्मक जुड़ाव होता है। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे देखिए, अचानक जब चुनाव हुआ था आपका धनबाद का, जब कांग्रेस टिकट दिया तो दरभंगा से कीर्ति झा आज़ाद को लिया गया।
तो मेरा मानना है धनबाद जिस कल्चरल क्षेत्र में बसता है, एक तो पहले जो पीएन सिंह वो तो ऑलरेडी हमारे राज्य के नहीं है, तो उससे क्या होता है कि लोग जैसे हमारी 80 साल की दादी चली गई उनसे बातचीत करने के लिए, तो उनकी भावनाओं को अब समझेंगे नहीं, भाषा को नहीं समझेंगे नहीं, भावनाओं को नहीं समझेंगे, तो आखिर चुनाव क्यों होते हैं? ताकि जनप्रतिनिधि हमारी भावनाओं को समझ सके। चाहे वीडियो के पास ही हम गए तो अपनी समस्या को हम तभी सुना सकते हैं जब वो मुझे समझेंगे। तो कहीं ना कहीं वो अन्य राज्यों के हैं, अन्य क्षेत्रों के होने के कारण हमारी भावनाओं को समझ नहीं पाते हैं और इसीलिए हम हमारे साथ उचित व्यवहार भी नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए मेरा मानना है कि झारखंड हो चाहे भारत देश हो, इसकी खूबसूरती है ये डाइवर्सिटी में यूनिटी, उसी का अनुपालन होना चाहिए। अभी आपने कहा कि उड़ीसा में उड़िया और तमिल में जो है कि तमिल भाषा पे जो है कि ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, उससे जो है कि प्रचलन भी रखा गया, लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं। इसको लेकर के भी आप लगातार इंटरव्यूज में कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ देखिए, मैंने स्पष्ट कहा है कि अगर किसी भी मनुष्य को, किसी समुदाय को, किसी संस्कृति सभ्यता को अगर जीवंत रखना है तो उसमें भाषा का भी रोल होता है। आज देखिए, आज दुनिया को लोहा गलाना सिखाया असुरी जनजाति ने। मुझे लगता है आने वाले 5 सालों में, या तो फिर अगर सरकार चाहे तो सर्वे कर ले, असुरी जनजाति लगभग खत्म होने के कगार पर। क्यों ना, भाषा साहित्य संस्कृति उनकी समाप्त हो चुकी है। बिरोहरी समाज समाप्त होने के कगार पर है, बिरजिया, बहुत सारे पहाड़िया जनजाति। तो इससे क्या है कि कोई भी भाषा ही इंसान को संरक्षण करती है। अब थोड़ा सा हम लॉजिकली बताते हैं, जब तक आप उस भाषा को, आज जो दौर में हम लोग चल रहे हैं, आधुनिकता के दौर में चल रहे हैं, मॉडर्निटी में चल रहे हैं, तो अगर भाषा को आप अगर रोजगार से, नियोजन से नहीं जोड़ते हैं, नियोजन की पॉलिसी में अगर आप लोकल लैंग्वेज को ऐड नहीं करते हैं, तो इससे क्या वो भाषा ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। और अभी देखिए क्या कर रही है अंग्रेजी को लोकल भाषा। बताइए ये मतलब किस प्रकार की गवर्नमेंट है, इनके पास जो आईएएस हैं, पता नहीं ये लोग क्या आईएएस करने बनने आए हैं, आईएएस बन के यहाँ आए हैं या फिर मजाक करने आए हैं। पर भद्दा मजाक कर राज्य के साथ। इंग्लिश किस प्रकार से क्षेत्रीय भाषा हो सकती है, हिंदी क्षेत्रीय भाषा कैसे हो सकती है, उर्दू क्षेत्रीय भाषा कैसे हो सकती है, संस्कृत क्षेत्रीय भाषा कैसे हो सकती है। क्षेत्रीय भाषा का मतलब उस भाषा का किसी खास क्षेत्र में उद्गम हुआ हो और वहीं फला फूला हो, उसके बाहर फिर उसका अस्तित्व ना हो, उसे क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। लेकिन यहाँ देखिए इस प्रकार की मैंने दोहरी नीतियाँ स्थापित की जा रही है। अब बताइए, अगर इंग्लिश को क्षेत्रीय भाषा, अगर इंग्लिश लिखने के लिए ऑल ओवर इंडिया और झारखंड के बच्चों को मैंने कंपटीशन बैठाया जाएगा तो टिक पाएंगे? उतना छोड़ी हम लोग अच्छा से हिंदी नहीं बोल पाते। अभी आपसे हम बात कर रहे हैं, आप रुक के सुनिए, हमको लगता है हिंदी बोलने में, वाक्य में या फिर ग्रामेटिकली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है, यानी हम लोग ठीक से हिंदी नहीं बोल पाते हैं। हम लोग अंग्रेजी तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए किसी के भी व्यक्ति का अगर उत्थान करना है, जीवंत रखना है, तो भाषा। देखिए अभी उदाहरण के लिए जैसे कि मान के चलिए आपका गोड्डा में कोई अगर वीडियो आता है सरायकेला का, तो जाहिर सी बात है सरायकेला का वीडियो ठीक हो झारखंड का ही है, लेकिन जब वो यहाँ स्थापित होगा और कोई 80 साल के दादाजी जाएंगे उनसे अपनी समस्याओं को लेकर, तो जाहिर सी बात है वीडियो साहब नहीं समझ पाएंगे। तो लेकिन अगर हमारी लोकेलिटी की भाषा की बात होगी, अगर लोकेलिटी भाषा को हर हाल में प्राथमिकता दी जाएगी, तो क्या होगा, एक ट्रांसलेटर का जॉब मिल सकता है। यानी वीडियो साहब क्या कहेंगे, अपने ट्रांसलेटर को बोलेंगे कि भाई दादाजी की क्या बात है, सुना के हमको समझाइए। तो इससे क्या है कि आपको ये अपनत्व का भाव होगा कि उस ब्लॉक परिसर में हमारा गोड्डा का भी कोई आदमी है। आप धनबाद जाते हैं तो हम लोग को ना कलेक्ट्रेट मैंने डीसी ऑफिस में सब फील होता है, ना ही किसी प्रखंड कार्यालय में फील होता है कि हम झारखंड में, धनबाद में हर जगह बोरो लोग हैं। तो अगर बोरो लोगों को ही झारखंड चलाना था, उन्हीं लोगों को यहाँ की टॉप मोस्ट नौकरियों में आना था, तो हमने झारखंड कट के क्यों लिया? हम तो कभी किसी का बाहरी, ऐसा नहीं हम बाहरी भीतरी की बात किए। हम ये कहें कि जब अलग अलग राज्य बना है, अलग अलग लोगों के लिए बना है, तो हमारे लोग कहाँ हैं? कहीं नहीं। कलेक्टर ऑफिस चले जाइए, एकदम नहीं मिलेंगे, सब बोरो घुसे हुए हैं। वीडियो ऑफिस चले जाइए, वहाँ बोरो। अब तो पंचायत में जो हमारा वैकेंसी होता है, एक पंचायत सचिव क्या, उसमें बोरो लोग आ रहे हैं। तो बताइए झारखंड के लोग कहाँ हैं? तो हमारी लड़ाई कोई गलत नहीं है, हमारी लड़ाई संवैधानिक है कि राज्य का गठन इसीलिए हुआ है कि यहाँ के लोगों को प्राथमिकता। झारखंड में लगातार धर्म अंतरक्षण भी हो रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? लोगों का जो है धर्म चयन कराया जा रहा है, देखिए इसके लिए बड़ा मुद्दा बना हुआ है अभी। देखिए इसके लिए सबसे पहली बात है कि आपको ग्राउंड में सर्वे करना होगा कि आखिर भाई किन कारणों से हो रहा है, उन कारणों को रोकना होगा। क्योंकि ये आप जब तक आप संवैधानिक सहयोग नहीं लेंगे तब तक इसको रोक नहीं सकते, क्योंकि भारतीय संविधान कहता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो इसीलिए आपको सबसे पहली बात वहाँ सर्वे करना होगा किन कारणों से हो रहा है, और अगर हो रहा है तो फिर उसके लिए आपको एक मैंने विधेयक बनाना होगा, तब जाके इसको रोका जा सकता है। अभी यहाँ से आप ईसीएल जा रहे हैं, क्या कुछ कारण है वहाँ का? देखिए ईसीएल की बात करें या फिर हमारे धनबाद में आपका बीसीसीएल है, बोकारो में आपका सीसीएल है, हर जगह झारखंड की जमीनों को अतिक्रमण लूटा जा रहा है। यही ईसीएल बंगाल में काम करती है। जाइए देखिए किस प्रकार काम करती है। एक बित्ता जमीन छोड़ने का किसी की नहीं है, क्योंकि इसका मतलब या तो बंगाल के लोग भी जागरूक है, बंगाल की गवर्नमेंट भी अपने लोगों के अधिकार के प्रति जागरूक है। लेकिन झारखंड क्या है, बाबाजी का ढाबा है, गुरु घंटाल, यहाँ किसी को कोई मतलब नहीं है, जनता मार खाए मर जाए कोई मतलब नहीं है। अब कहीं भी चले जाइए, जहाँ भी खनन योजना है या फिर कोई फैक्ट्री स्थापित हो रही है या फिर कोई डैम बन रहा है, मैंने जो भी योजनाएं अगर झारखंड बन रही है, तो यहाँ क्या है कि जबरन मारपीट के बनाया जा रहा है। एकदम मैंने ऐसा लग रहा है कि वो जो जमीन जिसपे हम लोग हजारों साल से खेती करते हैं वो हमारी है ही नहीं, हम कोई रिफ्यूजी टाइप के हैं, जमीन को हम लोग कब्जा करके हैं। इस तरह का कंडीशन सिर्फ झारखंड में है। यही देखिए आप जो टाटा नैनो आपका सिंहपुर या कोई क्षेत्र जब बंगाल में स्थापित हुआ था, सिंगूर में, हाँ सिंगूर में, वहाँ उसी मूवमेंट के साथ ममता बनर्जी सीएम बनी है।
यानी जहाँ स्थापित होने के बाद भी टाटा को वहाँ से उखाड़ फेंक दिया, लेकिन झारखंड में जाके अब देखिए जबरन जमीनों को लिया जा रहा है। यही आपका अलॉटमेंट किया गया, उड़ीसा में भी जमीन अलॉटमेंट नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि वे लोग जानते थे कि जो भी बिजली का उत्पादन होगा वो सारा का सारा बांग्लादेश जाएगा। तो हम लोग क्या बेवकूफ़ हैं? जमीन हम देंगे, पसीना हमारा चुएगा, और जब बिजली का प्रोडक्शन हो जाएगा वो सारा बांग्लादेश जाएगा। बंगाल ने मना किया, उड़ीसा ने मना किया, इनको फ्री पकड़ मिल गया झारखंड। झारखंड जानता है कि झारखंड के लोगों का आसानी से बड़ा कठिन शब्द कहना चाहेंगे, मुझे लगता है पूंजीपति और केंद्र की नज़र में और बड़े बड़े लोगों की नज़र में झारखंड के जो इंसान है ये जानवर से भी बदतर है। ये हम नहीं कह रहे हैं, इनका व्यवहार कह रहा है। यहीं आपका मध्य प्रदेश में नॉर्दर्न कोल लिमिटेड है, जिस प्रकार हमारा ईस्टर्न कोल लिमिटेड है, वहाँ नॉर्दर्न कोल लिमिटेड है। वहाँ क्या करती है कि कंपनी पहले एक सर्वे करती है कि भाई किनका घर टूटेगा, किनका ज़मीन जाएगा, कोयला जब फोड़ने के लिए हम जाएंगे तो फिर उनको घर बना के देती है, उनको अच्छा विस्थापन नीति के तहत उनको मैंने लाभ देती है। उसके बाद जाके वो कोई भी काम करती है। लेकिन यहाँ चले जाइए, बैरमन चले जाइए, धनबाद चले जाइए, 1950 का मामला है, आज भी कोर्ट में चल रहा है। न्यायालय की गुहार लगाई जा रही है कि हमारा ज़मीन गया है 70 साल पहले, हमको आज तक नौकरी नहीं मिला है, हमको आज तक मुआवजा नहीं मिला है। ये कंडीशन हमारा है, बताइए। इसीलिए मेरा मानना है, बहुत दुख के साथ और कठोर शब्द कह रहे हैं, मैंने पूंजीपति, केंद्र, उद्योगपति, नेता मंत्रियों की नज़र में झारखंड के लोग जानवर हैं। इसीलिए इनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव है, बिल्कुल जानवरों से भी बुरे हम लोग हैं इनकी नज़र में। इतना घटिया शोषण हमारे साथ हो रहा है और ये लोग विकास की बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। सच्चाई से वाकिफ नहीं। अभी लोग नाम तुरंत सुन, भाई अडानी तो बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन कोई झारखंड में आकर देखे कि किस प्रकार जमीन लिया गया है, किस प्रकार मारपीट के लिया गया है और सारा का सारा बिजली बांग्लादेश को जा रहा है। तो हम क्यों दें? हमने बांग्लादेश का, हम तो बंगाल का ठिकाना नहीं लिए, तो बांग्लादेश दूर की बात है। आपका राज्य है, आप अपने राज्य का विकास कैसे कीजिएगा, ये आपकी राज्य सरकार का दायित्व होना चाहिए। हम अपना जान देकर अपना मने मौत कब्र पे आपका विकास नहीं हम लोग सहेंगे। बहुत सारी बातें हैं और इनको जाना बहुत दूर है। तो